सोचिए कि किसी प्राचीन ऋषि की कहानी के दो पहलू हों। एक जो हम सब जानते हैं और दूसरा जो हजारों साल तक विज्ञान की किताबों में कहीं छिपा रहा। आज हम ऋषि कण्व की इसी छुपी हुई पहचान के बारे में जानेंगे। एक महान ऋषि और साथ ही एक हैरान कर देने वाले वैज्ञानिक। तो कहानी को वहां से शुरू करते हैं जहां से हम सब उसे जानते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए ऋषि कण्व का नाम पुराने ग्रंथों और महाकाव्यों से जुड़ा है, जहां उन्हें एक बहुत ही माने जाने वाले महात्मा के तौर पर दिखाया गया है। ये कोई आम जमाने की बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं त्रेता युग की, एक ऐसा समय जो पौराणिक इतिहास की गहराइयों में बसा हुआ है। उनकी कहानी की जड़ें यहीं से शुरू होती हैं। अगर हम पुराने ग्रंथों को देखें ना, तो उनका जिक्र हर जगह है। ऋग्वेद, जो हमारे सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है, उसमें उनके बारे में बताया गया है। वही शकुंतला के पालक पिता थे, जिनकी कहानी महाभारत का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। उनकी जिंदगी तपस्या और सादगी की मिसाल थी, जो पूरी तरह से आध्यात्म को समर्पित थी। ये बात उनके किरदार के बारे में सब कुछ बता देती है। वो सिर्फ एक तपस्वी नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़े विद्वान भी थे। लेकिन उनकी असली ताकत उनकी नैतिकता थी। उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल हमेशा सही काम के लिए किया। पर सवाल यहीं उठता है, क्या इस आध्यात्मिक गुरु की कहानी बस इतनी ही है, या इन जानी पहचानी कथाओं के पीछे ज्ञान का कोई और रहस्य भी छिपा है? और यहीं से कहानी में आता है एक बहुत ही दिलचस्प मोड़। ऋषि कण्व की विरासत में एक ऐसा अध्याय भी है जो सीधे सीधे आज के विज्ञान से जुड़ता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी का अध्ययन। अच्छा, इस छुपी हुई दुनिया को समझने के लिए ना एक शब्द जानना जरूरी है, कृमि। ये अथर्ववेद का एक शब्द है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ कीड़े मकोड़े नहीं है। ये उन छोटे छोटे जीवों की पूरी अदृश्य दुनिया को बताता है, जिन्हें आज हम बैक्टीरिया, वायरस और दूसरे माइक्रोब्स के नाम से जानते हैं। जरा एक पल के लिए इस पर सोचिए। माइक्रोस्कोप के आविष्कार से हजारों साल पहले ऋषि कण्व अपने भजनों में इन अदृश्य जीवों का सिर्फ जिक्र ही नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्हें समझ भी रहे थे, उनका वर्गीकरण भी कर रहे थे। तो ये सिस्टम कितना डिटेल्ड था। ये कोई अंदाजे वाली बात नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, एक स्ट्रक्चर्ड क्लासिफिकेशन था। कण्व ने कृमि को 3 मेन तरीकों से बांटा। पहला कि वो दिखते कैसे हैं, दूसरा वो रहते कहाँ हैं, और तीसरा कि वो करते क्या हैं। ये आज की माइक्रोबायोलॉजी के बेसिक सिद्धांतों से बहुत मिलता जुलता है ना। जब हम इन पुरानी बातों को आज के साइंस के साथ रखकर देखते हैं ना, तो जो समानताएं दिखती हैं वो कमाल की हैं। अथर्ववेद में लंबे, गोल, घुमावदार कृमि के बारे में लिखा है, जो आज के बेसिली, कॉक्सी और स्पिरिला बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन जैसा लगता है। जब वो मिट्टी या पानी में रहने वाले कृमि की बात करते हैं, तो ये तो सीधे सीधे माइक्रोबियल इकोलॉजी है। और देखिए, उनका ज्ञान तो इससे भी एक कदम आगे था। उन्होंने अच्छे और बुरे रोगाणुओं में भी फर्क किया। उन्हें ये पता था कि कुछ बीमारी फैलाते हैं, तो कुछ पाचन जैसी जरूरी प्रक्रियाओं में मदद भी करते हैं। ये आज की पैथोजेनिक और प्रोबायोटिक की समझ से कितना मिलता जुलता है। अब सवाल ये है कि ये पुराना ज्ञान आज के विज्ञान से जुड़ता कैसे है? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, या इसके पीछे कुछ और भी है? कण्व के समय और 19वीं सदी में जब जर्म थ्योरी आई, उसके बीच हजारों साल का फासला है। ये दिखाता है कि उन्होंने जो नींव रखी थी, वो अपने समय से कितना कितना आगे थी। और ये ज्ञान सिर्फ थ्योरी में नहीं था, बल्कि प्रैक्टिकल भी था। वैदिक ग्रंथों में साफ सफाई पर जोर दिया गया है, जो आज की सैनिटेशन का बेस है। सूरज की रोशनी का इस्तेमाल कीटाणुओं को मारने के लिए होता था, जो आज के यूवी स्टरलाइजेशन जैसा है। और यज्ञ जैसे अनुष्ठान सिर्फ आध्यात्मिक नहीं थे, जैसा कि हम देखेंगे, उनका एक वैज्ञानिक मकसद भी था। चलिए यज्ञ का ही उदाहरण लेते हैं। ये एक ऐसा अनुष्ठान है जिसमें जड़ी बूटियों और घी को जलाया जाता है, जिससे औषधीय धुआं पैदा होता है। पुराने समय में माना जाता था कि ये हवा को साफ करता है, पर क्या साइंस भी यही कहता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। आज की स्टडीज ने इसे असल में नापा है। एक यज्ञ अनुष्ठान के बाद हवा में मौजूद बैक्टीरिया की संख्या में 94% तक की कमी देखी गई है। ये प्राचीन प्रैक्टिस और आज के साइंटिफिक प्रूफ के बीच एक बहुत ही मजबूत कनेक्शन है। तो इस सब से हम क्या सीख सकते हैं? आज के ज़माने में इसका क्या मतलब है?
ये समझना बहुत जरूरी है कि ऋषि कण्व का ज्ञान सिर्फ बैक्टीरिया के बारे में नहीं था। ये एक बड़ी सोच थी, एक होलिस्टिक नजरिया जो जीवन के गहरे कनेक्शन को समझता था। इंसानी सेहत, हमारा पर्यावरण और हमारे चारों ओर की ये अदृश्य दुनिया। इस नजरिए में ना साइंस और आध्यात्मिकता ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं थीं। इंसानी सेहत, पर्यावरण का संतुलन, आध्यात्मिक अभ्यास और वैज्ञानिक अवलोकन, ये सब एक बड़ी ज्ञान की व्यवस्था का हिस्सा थे। तो आज की बड़ी बातें क्या हैं? पहली तो ये कि वैज्ञानिक सच कहीं भी मिल सकता है, यहाँ तक कि पुराने ग्रंथों में भी। दूसरी ये कि कीटाणुओं की दुनिया की हमारी समझ की जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। और आखिर में सेहत और पर्यावरण को एक साथ देखने का ये नजरिया आज भी उतना ही जरूरी है जितना पहले था। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर माइक्रोबायोलॉजी जैसी जटिल चीज हजारों साल पहले पता थी, तो हमारे पुराने ज्ञान के खजाने में और न जाने कितने ऐसे सच छुपे होंगे जिनके सामने आने का हम बस इंतजार कर रहे हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। इस जानकारी को एक्सप्लोर करने के लिए शुक्रिया।